तो जैसी उम्मीद थी, ग्रेटा थनबर्ग और उनके साथियों का फ्रीडम फ्लोटिला पहुंचा तो गजा के पास, लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया और अब उसको एक वीडियो दिखाने की बात की जा रही है। उस पर डिटेल में बात करूंगा। फलस्तीन से, गजा से एक और खबर आई है कि इजराइल के 4 सैनिक मारे गए हैं और काफी सैनिक घायल हुए हैं। क्या है इस खबर के पीछे, क्या है इसकी वजह, इस पर बात करूंगा। ईरान के जो इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और लेबनान के मुताल्लिक एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इन सारी खबरों को लेकर हाजिर हूं, देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। आप जानते हैं कि ग्रेटा थनबर्ग और रीमा हसन के बारे में शायद आपको ना पता हो। ये यूरोपीय यूनियन की सांसद हैं, फ्रांस की रहने वाली हैं। ये लोग जिस फ्रीडम फ्लोटिला पर आ रहे थे, उस फ्रीडम फ्लोटिला को पहले से ही पता था, वही किया इजराइल ने जो वो कर सकता था। एक शैतान जो कर सकता है वही उसने किया। उसने पहले उसको रोका और रोकने के बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद बयान क्या आता है कि इनको वो वीडियोस दिखाए जाएंगे जो 7 अक्टूबर को हमास की क्रूरता को दिखाते हैं। हमास ने जब 7 अक्टूबर को हमला किया था तो दुनिया में शायद ही कोई हो जिसने उसकी मलामत मजम्मत नहीं की थी। अगर वीडियो दिखाना है तो उसके बाद का वीडियो दिखाओ, ये रिकॉर्ड दिखाओ जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। यह रिकॉर्ड है कि 610 दिन की लड़ाई में 54,880 54,880 लोग मारे गए हैं, इजराइल ने मारा है। 1,26,220 लोग यानी 1,26,220 लोग घायल हुए हैं। किसी का पैर कट गया है, किसी का हाथ कट गया है, कोई जिंदगी भर चलने लायक नहीं रह गया है। और इन सब में सबसे बड़ी संख्या बच्चों की है और 11,000 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो किस मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिनके बारे में नहीं पता है कि वो जिंदा हैं कि मर गए। अगर सच दिखाना है तो ये सच दिखाओ कि आज के दिन ही, केवल आज के दिन सुबह से 44 फिलिस्तीनियों को मारा जा चुका है, 44 पैलेस्टीनियंस को मारा जा चुका है, जिसमें हमास का कोई लीडर नहीं है, जिसमें आम लोग हैं, आम शहरी, आम औरतें, आम बच्चे, आम मर्द हैं। 44 लोगों को सिर्फ आज मार दिया गया है। अगर वीडियोस दिखाने हैं तो वो वीडियोस दिखाओ जिसमें घरों को गिरा दिया गया, जिसमें अस्पतालों को गिराया गया। और तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो सारी दुनिया देख रही है। ऐसे ही नहीं है कि प्यू एक सर्वे करता है और पता यह चलता है कि दुनिया के ज्यादातर मुल्क तुम्हारे खिलाफ हैं। दुनिया के ज्यादातर मुल्कों की अवाम फलस्तीन के साथ खड़ी हुई है और पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ हो गई है। वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया अब इजराइल की हकीकत जानती है। ठीक है, अमेरिका के सरपरस्ती में तुम्हारी ये गुंडागर्दी चल रही है, ये जेनोसाइड चल रहा है, लेकिन सारी दुनिया अब इस बात को जानती है कि इजराइल को डिफेंड करने के नाम पर दरअसल तुम फलस्तीन को खत्म करना चाहते हो। एक तस्वीर लगातार आ रही थी रीमा हसन की, जिसमें उन्होंने जो टी शर्ट पहनी हुई है उस पर लिखा हुआ है 1948। 1948 वो साल है जब से फलस्तीनियों को उनकी जमीन से उजाड़ा जाना शुरू हुआ। 80 साल से ज्यादा हो गए लगातार फलस्तीनियों को उनकी जमीन से उजाड़ते हुए और दुनिया खामोश होकर बैठकर देखती रही। इस बार कम से कम ये वीडियोस बाहर गए हैं और वीडियोस के बाहर जाने के बाद, तस्वीरों के बाहर जाने के बाद दुनिया को पता चला है कि इजराइल जो कर रहा है वो बेसिकली जेनोसाइड है। जो कर रहा है वो बेसिकली अपनी जमीन से, जिनकी अपनी जमीन है, उनको उस जमीन से निकाल कर वहां पर बाहर के लोगों को बसा रहा है। ग्रेटा थनबर्ग जब चली थी, उनके साथी जब चले थे, तब भी हम जानते थे कि इजराइल उनको जमीन पर उतरने नहीं देगा। भले उनके पास कोई हथियार नहीं था, भले वो कोई हिंसा करने नहीं आए थे, वो सहायता लेकर आए थे, गजा की उस सीज को तोड़ने आए थे, उस घेराव को तोड़ने आए थे जिसके तहत दुनिया का कोई भी व्यक्ति बिना इजराइल की इजाजत के गजा के अंदर इमदाद लेकर भी नहीं जा सकता। दुनिया को बताना चाहते थे कि हम ये कोशिश तो कम से कम कर रहे हैं और उनके पीछे अब बहुत सारी कोशिशें दिखाई दे रही हैं। ईस्ट अफ्रीका के काफी सारे लोगों ने प्लान किया है, लैंड से सीज तोड़ेंगे, यानी जमीनी रास्ते से वाया इजिप्ट जाएंगे और गजा में घुसने की कोशिश करेंगे। जाहिर है उनको भी गिरफ्तार ही किया जाएगा।
लेकिन दुनिया को पता चलेगा कि इजराइल को हथियार से दिक्कत नहीं है, वो तो गजा के लोगों को भूखे मारना चाहता है। अगर ग्रेटा थनबर्ग और उनके साथ के लोग अंदर चले गए होते तो क्या हो जाता, खाना वाना बांटते, इमदाद बांटते और लौट कर चले आते। तुम कह रहे हो सेल्फी फ्लोटिला, अरे सेल्फिश हो तुम। सेल्फी किसी भी हाल में सेल्फिशनेस ने बहुत बेहतर है। तुम्हारी सेल्फिशनेस है कि अपने स्वार्थ में, अपनी जमीन और पैसे की भूख में, प्यास में, लालच में तुमने लाखों फलस्तीनियों को दर बदर किया है। हमास से अगर तुम्हारी दुश्मनी होती तो तुम सिर्फ हमास के ऊपर हमला करते, इन आम लोगों के ऊपर हमला नहीं करते। और हमास भी तुमने ही खड़ा किया था फतेह के खिलाफ, तुमने ही इनडायरेक्टली डायरेक्टली पैसे और हथियार दिए थे। और अब तुम एक नया संगठन खड़ा कर रहे हो, एक नया गैंग लेके आ रहे हो, अल शहाब का, जो जुलानी की तरह ही आईएसआईएस से जुड़ा हुआ है। जेरूसलम पोस्ट एक खबर छापता है जिसमें कहता है अनवेरिफाइड है, यानी सीधी सी बात है कि इस खबर का ना कोई सर है ना कोई पैर। यह खबर सिर्फ इजराइल का प्रचार करने के लिए, इजराइल का एजेंडा चलाने के लिए छापी गई है। इस खबर में क्या लिखा है? एंटी हमास जो अल शहाब ग्रुप है उसका कहना है कि इजराइल के साथ जो बातचीत होगी वो बातचीत सिर्फ इमदाद और बाकी सारी चीजों को लेकर होगी। मतलब अब एक नया रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर रहे हो जिसके साथ गजा के 4 लोग नहीं हैं, जो आईएसआईएस से जुड़ा हुआ है। जी वही आईएसआईएस जिसके खिलाफ इजराइल और अमेरिका कुछ नहीं करते, क्योंकि इन्होंने ही, इजराइल और अमेरिका ने ही मिलकर आईएसआईएस बनाया था पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैलाने के लिए, पूरी दुनिया में मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, और उस बहाने मिडिल ईस्ट में अपना खूनी पंजा और फैलाने के लिए। एक उसका बंदा जो है वो असद को हटाने के काम आया, उसको सीरिया में बिठा दिया गया है, और अब गजा में अल शहाब नाम के एक व्यक्ति को तैयार किया गया है जो, फिर से बता दूं कि आईएसआईएस का है, उसको इंपॉर्टेंट बना के लाने के, जिस दिन वो वाकई फलस्तीन की आजादी के साथ खड़ा हो जाएगा, हमास के लोगों की तरह उसको भी मार दिया जाएगा। ये पॉलिटिक्स वहां पर चल रही है और ये पॉलिटिक्स सारी दुनिया बैठकर देख रही है। 2 ताकतों पर हंसी आती है। सबसे पहले तो यूरोप पे। यूरोप ने जिंदगी भर दावा किया डेमोक्रेसी और ह्यूमैनिटी का कि हम तो बड़े डेमोक्रेटिक हैं, हम तो बड़े मानवतावाद को मानने वाले, इंसानियत को मानने वाले, ह्यूमैनिटी को मानने वाले हैं। इस जंग ने यह साबित किया है कि यह झूठ था। इस जंग ने जो मिथ था, जो मिथक बनाया गया था, जो कहानी बनाई गई थी वेस्टर्न ह्यूमैनिटी की और डेमोक्रेसी की, उसको तोड़ के रख दिया है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि जो यूरोप अमेरिका है, डेमोक्रेसी उनके अपने घर के लिए है, ह्यूमैनिटी अपने लोगों के लिए है। जिस दिन हिंदुस्तान की बात आई, जब गुलामी थी, या फिर मिडिल ईस्ट की बात आई, या अफ्रीका की बात आई, जहां जहां ये गए, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कत्लेआम किए, जमीनों पर कब्जा किया और लूट की। और वो मेंटलिटी आज भी, वो जहनियत आज भी खत्म नहीं हुई है। आप देखिए, फ्रांस और ब्रिटेन बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अमेरिका ने जरा सा धमकाया, और अब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, फलस्तीन को अभी मान्यता हम नहीं देंगे। सऊदी अरबिया कोशिश कर रहा था फ्रांस के साथ मिलकर कि फलस्तीन को मान्यता दिलवा दी जाए, लेकिन जिस ट्रंप के स्वागत में सऊदी अरबिया ने पलक पावड़े बिछा दिए थे, नाच हो रहे थे, गाने हो रहे थे, मिलियंस दिए गए, उस अमेरिका ने एक बार हड़काया और फ्रांस और ब्रिटेन चुपचाप बैठ गए। अवाम नाराज है, अवाम सड़कों पर है, यह बात मैं बार बार कह रहा हूं। अभी मैं आपको बताऊं कि इटली में जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने गजा के लिए, गजा में सीज फायर करने के लिए एक बड़ा प्रदर्शन किया है, लेकिन जो हुक्मरान हैं वो आधे बिके हुए हैं और आधों के सीने में कलेजा नहीं, पत्थर और पैसा है, इसलिए उनको कुछ दिखाई नहीं देता। और दूसरी जो ताकतें हैं, आप समझ ही गए होंगे, जिन्होंने सबसे ज्यादा निराश किया वो हैं अरब मुल्क। एक 22 साल की बच्ची 5 लोगों 7 लोगों को लेकर पानी के जहाज से गजा पहुंचने की कोशिश कर सकती है, सीज तोड़ने की कोशिश कर सकती है, लेकिन बड़े बड़े ऐवानों में रहने वाले, बड़े शान से रहने वाले, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल जो अरब वर्ल्ड के लीडर्स हैं, हुक्मरान हैं, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि गजा में घुसकर कम से कम यही कहें कि भाड़ में जाओ बाकी लोग, कम से कम इनको दाल रोटी तो मिले, कम से कम ये ईद तो मना पाए, कम से कम इनके बच्चों का पेट तो भर पाए, हम इमदाद करेंगे, इजराइल को जो करना हो वो कर ले। ये कहने की हिम्मत नहीं पड़ पाई, ना सऊदी अरबिया की, ना किसी और मुल्क की। जो काम ग्रेटा थनबर्ग ने करके दिखा दिया,
वो काम इनको करना चाहिए था, लेकिन नहीं, इनकी हिम्मत नहीं पड़ पाई। उधर लगातार मिडिल ईस्ट में और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि 4 आईडीएफ के सैनिक मारे गए हैं इजराइल के, और इन आईडीएफ के 4 सैनिकों के मारे जाने के बाद पूरे इजराइल में एक तरह का, आप कह सकते हैं कि बावेला मचा हुआ है कि हमारे लोग कैसे मारे गए। जब जंग होगी तो आपके लोग भी मारे जाएंगे। आसमान की ताकत आपके पास ज्यादा है, लेकिन जमीन पर जब जंग होगी तो आपके लोग भी मारे जाएंगे। इन 4 लोगों को लेकर, ये 4 आईडीएफ के आर्मी के लोग कैसे मारे गए और इतने सारे घायल कैसे हुए, इसको लेकर इजराइल में अपनी ही बहस चल रही है। कोई किसी पर आरोप लगा रहा है, कोई किसी पर आरोप लगा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि जमीनी लड़ाई अगर जमीनी तरीके से होती, जैसी लड़ाई होती है, तो एक एक इंच घुसने की कीमत इजराइल को चुकानी पड़ती। द क्रेडल में एक एनालिसिस छपी है कि इजराइल कैसे अपने जो सैनिक मारे जाते हैं उनके नंबर्स को छुपाता है। तो अगर कहा जाए कि 4 मारे गए हैं, तो आप आराम से अंदाज लगा सकते हैं कि 4 से ज्यादा भी मारे जा सकते हैं। मुझे किसी के मारे जाने से खुशी नहीं होती। आईडीएफ के सैनिक मारे जाएं या फलस्तीन के लोग मारे जाएं, मुझे कम से कम कोई खुशी नहीं होती। हर इंसानी जान की कीमत होती है, हर इंसान के पीछे एक फैमिली होती है, हर इंसान का एक अपना वजूद होता है जो खत्म हो जाता है मारे जाने के साथ। लेकिन अगर ये मौतें हो रही हैं इधर या उधर, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू नहीं जिम्मेदार है, उसके लिए पूरी इजरायली सोसाइटी जिम्मेदार है, उसका बड़ा हिस्सा जिम्मेदार है, क्योंकि पूरी सोसाइटी सड़ गई है। पूरी सोसाइटी फलस्तीनियों के नफरत पर पाली गई है। उनका कोर्स ऐसा है, उनकी ट्रेनिंग ऐसी है कि पूरी सोसाइटी उस ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी पे पलती है जो फलस्तीनियों को ही नहीं, सारे अरबों को अपना दुश्मन समझते हैं। जब भी नफरत की पढ़ाई पढ़ाई जाएगी, तो चाहे इस्लाम हो, चाहे यहूदी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, कोई भी धर्म हो, उसके लोग सड़ जाएंगे। उसके लोगों के दिमाग और दिल में सिर्फ नफरत और वहशत होगी, और वो लोग कभी अच्छे इंसान नहीं बन सकते। वो दूसरों का नुकसान तो करेंगे ही, साथ साथ में उस कौम का भी नुकसान करेंगे जिस कौम की वकालत वो कर रहे हैं, जिस कौम के बारे में अच्छी बातें वो कर रहे हैं, अपनी ही कौम का भी नुकसान वो करेंगे, ये तय मानिए। दुनिया में जहां भी नफरत को इस कदर फैलाया गया, वो नष्ट हुए। चाहे वहां कोई भी धर्म था, मेरे लिए कोई अंतर नहीं है कि किस धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जाती है। अगर आप हिंदू हैं, इस्लाम से आपको नफरत फैलाई जा रही है। अगर आप मुस्लिम हैं और आपको यह बताया जा रहा है कि आपके अलावा जितने भी धर्म हैं सारे के सारे गिरे हुए हैं, सबको खत्म हो जाना चाहिए, या फिर आप जायनिस्ट यहूदी हैं और आपको बताया जा रहा है कि अरब जो है वो इंसान ही नहीं है, उनको मारने में कोई दिक्कत नहीं है, यकीन जानिए आप जिस मुल्क, जिस कौम को भी बिलोंग करते हैं, आप उसको खुद खत्म कर देंगे। आज इजराइल जहां खड़ा है, यह जरूर लग सकता है कि हां सब जीत रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन वो एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा हुआ है जो उसको खुद भी आज नहीं तो कल खत्म कर देगा, तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। 2 और बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में शुरू में मैंने जिक्र किया था और जिनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। एक तो ईरान ने यह कहा है कि अमेरिका से जो भी प्रस्ताव आया है, जो प्रपोजल आया है न्यूक्लियर डील का, उस पर मंडे को वो रिस्पांस करेगा, मंडे को उसका जवाब देगा। दूसरा एक मजेदार बयान आया है जो ईरान के इंटेलिजेंस के मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे पास इजराइल का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में ढेर सारी सीक्रेट जानकारी है, और वक्त आने पर हम उसको सारी दुनिया के सामने शाया करेंगे, सारी दुनिया को उसे दिखाएंगे। देखिए, इजराइल का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लेकर 1000 सवाल पहले भी उठते रहे हैं। अमेरिका में जो राष्ट्रपति कैनेडी मारे गए थे, उनकी हत्या हुई थी, बहुत सारे लोगों का मानना है कि उसमें भी इस प्रोग्राम का अपना रोल था, मोसाद का अपना रोल था। इजराइल का जो एटॉमिक प्रोग्राम है उस पर कभी बात नहीं होती है, और यह भी हकीकत है कि पिछले दिनों में इजराइल के अंदर ईरान के बहुत सारे स्पाई, बहुत सारे जासूस पकड़े गए हैं। अब यह निरी धमकी है या वाकई इंटेलिजेंस मिनिस्टर और ईरान के पास इजराइल पर कोई ऐसी जानकारी है जो दुनिया को चौंका सकती है, यह देखने वाली बात होगी, यह कब सामने लेकर आते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि इजराइल और ईरान में दुश्मनी उस लेवल पर पहुंच चुकी है कि सब कुछ शांत रहेगा, सब कुछ खामोशी से निकल जाएगा, यह कह पाना आसान काम नहीं है। हां, एक बात जरूर है कि इधर जो रेजिस्टेंस की फोर्स थी वो कमजोर हुई है, यह मैं पहले भी कह चुका हूं। आप देखिए,
लेबनान में जब पिछली बार समझौता हुआ था तो यूनाइटेड नेशन की फोर्सेज रखने की बात थी कि वहां पर यूनाइटेड नेशन की फोर्सेज रहेंगी जो ये देखेंगी कि इजराइल वायलेशन ना कर पाए। इजराइल शुरू से इसको हटाना चाहता था और अब वो इस मकसद में कामयाब होता दिख रहा है। अमेरिका और इजराइल दोनों इस बात पे राजी हो गए हैं कि यूएन फील्ड जो होती है वो वहां पर नहीं होगी, यूएन की जो फोर्सेज हैं वो वहां पर नहीं होंगी। और एक बार अगर यूएन की फोर्सेज वहां से हट जाती हैं तो वैसे भी इजराइल की हरकतों पर कोई नजर रखने वाला नहीं है और अब तो इजराइल की हरकतों पर नजर रखने वाला कोई नहीं बचेगा। ये आप कह सकते हैं कि हिजबुल्लाह की एक तरह की बड़ी हार होगी, क्योंकि एक तरफ उस समझौते में हिजबुल्लाह के पास हथियार बने रहने की बात थी और अब लगातार हिजबुल्लाह से हथियार छीनने की बात हो रही है, जिसके खिलाफ कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा करता हिजबुल्लाह फिलहाल दिख नहीं रहा है। ईरान का भी कोई बड़ा बयान आया नहीं है। दूसरी तरफ अगर यूनाइटेड नेशन की भी फोर्सेज हट जाती हैं तो ये लेबनान के लिए भी अपने वजूद पर एक खतरा होगा। तो फिलहाल ये हालात हैं। जमीनी जंग जो चल रही है उसमें लगातार इजराइल के सैनिकों के मारे जाने की भी खबर आ रही है, लेकिन आम फलस्तीनी लोगों के मरने की जो खबर आ रही है वो वाकई दहशत पैदा करती है। पता नहीं सीज फायर का जो मामला है वो कब सॉल्व होगा, कितना सॉल्व होगा, अभी फिलहाल उस पर कहीं कोई अपडेट दिखाई नहीं दे रही है। ईरान अमेरिका की जो लगातार बातचीत चल रही है वो कहीं पहुंचेगी या बीच में टूट जाएगी या अगले 4-5 दिनों में समझ में आएगा। अब ईरान क्या रिस्पॉन्ड करता है इस पर वो डिपेंड करेगा। और उधर एक बात साफ समझ लीजिए कि ग्रेटा थनबर्ग का जो ये फ्लोटिला से आना था ये शुरुआत थी। दुनिया भर में तमाम सारे ग्रुप ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ जमीन के रास्ते आने की, कुछ पानी के रास्ते आने की, यानी गजा का सीज तोड़ने की ये जो मुहिम है सारी दुनिया में तेजी पकड़ेगी। इजराइल गोलियां चला सकता है, इजराइल बम चला सकता है, इजराइल कुछ भी कर सकता है, इजराइल किसी को भी मार सकता है और इजराइल जो भी करेगा दुनिया में जो उसके खिलाफ एक पूरा माहौल बन रहा है उससे और मजबूती मिलेगी। अब अवाम की ताकत हुक्मरान को किस तरह से मजबूर कर पाती है ये देखने वाली बात होगी। इसी पर असल में न केवल फलस्तीनियों का बल्कि दुनिया भर में डेमोक्रेसी और ह्यूमैनिटी का वजूद रहेगा या नहीं रहेगा ये तय होगा। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस और हमारी ताकत बनिए। अगर पॉसिबल हो तो हमारे वीडियोस को शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 रुपए रोज से भी कम पे आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, आप हमारी सीधी मदद कर सकते हैं। ये सब इसलिए जरूरी है कि तमाम तरह के प्रेशर्स के बीच अगर हम लगातार आपके बीच में काम कर पाएंगे तो वो इसी ताकत के भरोसे काम कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया।